हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग एक डीआरसीबी का और प्रश्न हल करते हैं। पिछले वीडियो में आप लोग को जो है एक डीआरसीबी का अभिकल्पन का प्रश्न था, जिसमें देखा गया कि जो सीमित खंड पहले से था उसका नमन प्रतिरोधी गुण अधिक था और जो बाहर से बल के कारण नमन आघूर्ण अधिक आ रहा है, कम आ रहा था। तो नहीं, जो बाहर से नमन आघूर्ण के कारण जितना प्रभाव आ रहा था उससे कहीं अधिक निर्धारित खंड सहन क्षमता थी सहन करने की, अतः हमें वहाँ पे डबल रेनफोर्स कंक्रीट बीम का आवश्यकता नहीं पड़ी। इसमें देखा जाए क्या होता है। इसमें हमारा प्रश्न है, प्रश्न का जो है हमारा पॉइंट क्या है। पॉइंट हमारा है कि एक डीआरसीबी खंड की माप 240x500 का है और प्रभावी पार्ट 5 मीटर है। धरण पर 40 किलोन्यूटन का सम्मिश्रित भार अध्यारोपित भार आ रहा है। M20 कंक्रीट Fe 415 इस्पात ले लें और धरण का LSM विधि से अभिकल्पन करें। प्रभावी आवरण 30 मानना है। ये हमारा टारगेट हो गया। अब प्रश्नानुसार खंड की माप 240x500, प्रभावी पार्ट इतना 5 मीटर, अध्यारोपित भार 40 किलोन्यूटन प्रति मीटर का, M20 ग्रेड कंक्रीट Fe 415 ग्रेड का इस्पात लेना हमें है। प्रभावी आवरण 30 mm चलना है। संपीड़न तनन दोनों क्षेत्रों में हमें कवर से बराबर रखना है। पहला स्टेप हमारा आता है प्रभावी पार्ट का। प्रभावी पार्ट प्रश्न में दिया हुआ, नोट कर लिया। दूसरा स्टेप आता है हमारा भार का। भार में जैसे पता हमको है, स्वयं का भार अध्यारोपित भार दोनों लेते हैं। तो भार ले लिया हमने 40 किलोन्यूटन प्रति मीटर का प्रश्नानुसार अध्यारोपित भार, जो हमारा किस रूप में है, जो हमारा यूडीएल रूप में है। और स्वयं का भार 1 मीटर लंबाई में याद की जाती है। 1 मीटर लंबाई धरण की चौड़ाई, धरण की ऊंचाई, मोटाई जो भी कह सकते हैं, और आरसीसी का घनत्व 25,000 न्यूटन। तो 3,000 न्यूटन प्रति मीटर आ गया और इसको 3 किलोमीटर प्रति मीटर में चेंज कर लिया हमने। यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 240x500 साइज दिया है धरण का, तो हमारा निकल गया। इस तरह से टोटल हमारा 40 यहाँ, 3 यहाँ, 43 किलोन्यूटन प्रति मीटर का रनिंग लोड आ गया, यूडीएल लोड आ गया। इसमें हमने 1.5 गुणा किया, 64.5 किलोमीटर इंटू मीटर हमारा जो है प्रति मीटर हमारा यूडीएल लोड यहाँ पे आ गया। संपूर्ण यूडीएल लोड हमारा इतना आ गया। अब हम जो है नमन आघूर्ण निकालें, तो अधिकतम नमन आघूर्ण जो हमारा आ जाएगा, हमने जो है यहाँ पे धरण बनाया गया है। धरण का पार्ट 5 मीटर का है, इसके ऊपर कुल यूडीएल लोड 64.5 हो गया। तो इस तरह से WL²/8 के फॉर्मूले से हमने निकाल लिया हमारा जो है बेंडिंग मोमेंट 201.6 × 10⁻6 न्यूटन इंटू mm में, या 201.6 किलोन्यूटन इंटू मीटर में हमारा जो है बेंडिंग मोमेंट आ गया। अब देखना है कि इतना लोड हमारे बाह्य प्रभाव के कारण आ रहा है। अब देखना है कि जो खंड 240/500 का निर्धारित किया गया है वो कितना इसमें सहन कर सकती है। यदि इसे सहन करने क्षमता ज़्यादा उसकी होगी तो ठीक है, उसमें इस्पात की व्यवस्था करके हम लोग सिंगल रेनफोर्स कंक्रीट बना लेंगे। यदि उसकी क्षमता कम होगी तो शेष के लिए हमें इस्पात की व्यवस्था संपीड़न क्षेत्र में, तनन क्षेत्र में करनी पड़ेगी। आइए देखा जाए, क्योंकि एक नमन आघूर्ण से दोनों क्षेत्रों में कंक्रीट और तनन और संपीड़न दोनों क्षेत्रों में व्यवस्था करनी पड़ती है। संपीड़न के लिए कंक्रीट या इस्पात और तनन के लिए इस्पात। इस तरह से देखा जाए क्या होता है। तो अगला स्टेप हमारा आता है, हमने बेंडिंग मोमेंट निकाल रख लिया। अगला स्टेप हमारा आएगा, हम चेक करें कि जो निर्धारित खंड है उसे क्या क्षमता है। तो स्टेप 4, निर्धारित खंड की प्रतिरोधी आघूर्ण 240 उसकी साइज है, उसकी चौड़ाई है, 500 गहराई है, और नीचे स्मॉल डी में निकल जाएगा आपको, 30 आवरण निकाल देंगे, 470 आ जाएगा। तो निर्धारित खंड की प्रतिरोधी आघूर्ण M1 = 0.36 FCK XU max B, और आगे जेड की वैल्यू रख दिया, जेड का XU max मान रख दिया, यहाँ जेड का मान रख दिया, जेड का मान हल कर लेंगे। तो हल किया तो पता चला हमारा जो है जो खंड है, जो खंड सीमित कर दिया गया है पहले से, एक खंड, इसकी जो है प्रतिरोधी आघूर्ण जो है, यानी इसकी सहन क्षमता जो है 146.29 किलोन्यूटन इंटू मीटर का हो रहा है। और कुल नमन आघूर्ण कितना है, 201.6 किलोमीटर इंटू मीटर का है। इसमें से निर्धारित खंड 146.29 किलोमीटर इंटू मीटर का नमन आघूर्ण सहन कर लेगी, और शेष नमन आघूर्ण के लिए हम संपीड़न और तनन इस्पात की व्यवस्था करेंगे। ये हमारा आधार बन गया। तो आइए, जितना जो सिंगल रेनफोर्स बीम हमारा बना हुआ है, इस सिंगल रेनफोर्स बीम में नीचे हम तनन इस्पात की व्यवस्था कर लें, जिसकी जितना क्षमता है, M1 क्षमता है 46.29 का क्षमता है, इसके हिसाब से हम जो है इस्पात वाली व्यवस्था कर लें। तो यहाँ M1 के लिए तनन इस्पात
तो M1 इज इक्वल टू 0.87 FY AST1 पहले राउंड में ST निकालेंगे, तनन अनुपात निकालेंगे, उत्तोलक भुजा रख दिया हमने। तो इस तरह से हमारा जो है 140 के लिए हमारा 1077.6 mm² हमारा इस्पात की मात्रा आ गई। इस तरह से यहाँ पे सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम का एक जो डिजाइन, एक कंक्रीट बीम का एक निर्माण हुआ। अभी हम जो है साइज मिल चुका था, इसमें इस साइज की कितना क्षमता थी, उस क्षमता के हिसाब से उसमें इस्पात व्यवस्था कर लिए। अब चलते हैं अगले, जो शेष नमन आघूर्ण बचा है उसके जो हिसाब से इस्पात की व्यवस्था करेंगे संपीड़न और तनन क्षेत्र में। तो इस तरह से जो है आगे चले, आगे हम आ गए थर्ड स्टेप नंबर 6 में, शेष नमन आघूर्ण जिसके लिए संपीड़न और तनन क्षणों की व्यवस्था की जाएगी। यानी दूसरे बताया था 2 पार्ट होता है, पहले पार्ट में सिंगल रेनफोर्स कंक्रीट बीम, दूसरे पार्ट में स्टील बीम बनती है। और स्टील बीम का जो उत्तोलक भुजा होता है वो संपीड़न क्षेत्र से संपीड़न बल से तनन बल, संपीड़न तनन इस्पात के बीच की दूरी होती है, जिसको हम D-D' कहते हैं। ये उत्तोलक भुजा हमारा है, ये बताया गया आप लोगों को है। तो शेष नमन आघूर्ण कितना बचा, तो M2 इसको शेष नमन आघूर्ण मान लेते हैं, M में से M1 को माइनस कर देंगे। M हमारा 201.6 है, M1 जो है जितना सहन कर सकता है 146 का है, 55.31 इतना बचा नमन आघूर्ण। इतने नमन आघूर्ण के लिए हम संपीड़न और तनन इस्पात की व्यवस्था करेंगे। संपीड़न इस्पात देखते हैं कितना है, संपीड़न इस्पात ASC, तो संपीड़न इस्पात नमन आघूर्ण के हिसाब से प्रतिबल क्षेत्रफल FSC ASC उत्तोलक भुजा उसका, तो नमन आघूर्ण कितना है, शेष बचा हुआ 55.31 10⁶ N/mm। और FSC की वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग, कैसे, यहाँ निकला हुआ है FSC इसको D'/D, तो आप 40 निकालेंगे। और ASC निकालना हमें है यहाँ पे, और आगे इसका उत्तोलक भुजा। तो इस तरह से ASC वैल्यू हमारे 356 आ गया। और इसमें यदि अपने मन से हम 16 mm फाई FP 415 ग्रेड के छड़ ले लें, तो यहाँ नंबर आप स्टील इज इक्वल टू आ जाएगा 1.77 अथवा 2 नंबर हम इस्पात का, संपीड़न इस्पात का प्रयोग कर देते हैं। अब उतने ही जो शेष नमन आघूर्ण उसके लिए हम तनन इस्पात व्यवस्था करें। शेष नमन आघूर्ण तनन इस्पात AST इज इक्वल टू कितना होगा, ST2 अब लिखा जाएगा। M2 इज इक्वल टू प्रतिबल क्षेत्रफल और उत्तोलक भुजा। प्रतिबल हमारा 55.31 10⁶ क्षेत्र प्रतिबल नमन आघूर्ण प्रतिबल क्षेत्रफल निकालना हमें है, उत्तोलक भुजा दिया हुआ है। इस तरह से हमारा 348.48 mm² हमारा जो है आ गया दूसरे राउंड में तनन इस्पात। अब कुल तनन इस्पात कितना हो गया, फर्स्ट राउंड में निकला हमारा तनन इस्पात 1077.6 और दूसरे राउंड निकला 348 जोड़ा, कुल मिल गया 1425। अब 20 mm की जो है हम लोग ग्रेड 415 के छड़ ले लें, तो हमारा जो है छड़ों संख्या 5.54 अथवा 5 नंबर जो हमारी छड़ों की संख्या आ गई। और पार्ट के निकट हम जो इसमें 5 छड़ों में से पार्ट के निकट L/7 की दूरी पर 2 छड़ों को हम नत्पी कर देंगे, ये हमारा टारगेट बन गया। तो इस तरह से जो है हमारा जो है डिजाइन हो गया। आइए एक डायग्राम से जो दिखा देते हैं हमको। यहाँ एक डायग्राम बनाया गया है, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में हमने SRCB निकाला, साइज यहाँ 240/500 की दी गई थी। इसमें इस्पात हमने फर्स्ट राउंड निकाल लिया था। उसके बाद शेष सेकंड राउंड में हमने ऊपर निकाला संपीड़न इस्पात, नीचे निकाला तनन इस्पात, हमने जो है नीचे निकाला तनन इस्पात। तो इस तरह से जो है हमने नीचे तनन इस्पात निकाल लिया, जो हमारा स्टील बीम कहलाता है, जिसमें उत्तोलक भुजा जो होती है यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक दूरी होती है। अब इसके बाद यानी SRCB प्लस स्टील बीम इज इक्वल टू डबल रेनफोर्स बीम। डबल रेनफोर्स बीम साइज हमारी वही 240/500 की, और नीचे हम जो है दोनों इस्पात जोड़ देते हैं, यानी ए इस्पात दोनों प्लस हो जाएगा, और ऊपर इसको इसमें जब प्रवेश करेंगे रखेंगे तो हमारा जो है यहाँ बन जाएगा संपीड़न इस्पात आ जाएगा। इस तरह से हमारा DRCB की उत्पत्ति हो जाती है। ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा और जल्दी से पसंद हो जाएगा। यानी कि सिंगल रेनफोर्स बीम से भी अधिक सरल डिजाइन आपकी यहाँ हो गई। अब जांच के लिए हमारी वही पुरानी प्रक्रिया, अपरूपण में जांच, शुद्ध पार्ट निकाल लेंगे आप लोग L-D करके। आपको पता है कि हमेशा शियर फोर्स जो होता है वो शुद्ध पार्ट पे ज्ञात किया जाता है। तो शुद्ध पार्ट के हिसाब से हम निकालिए 4.53 हमारा जो है शुद्ध पार्ट आ गया। और आलम पर अधिकतम कर्तन बल हमारा भार लगा हुआ है 64.5, शुद्ध पार्ट हमारा इतना हो गया। एक यूडीएल के लिए शुद्धालंबित धरण में WL/2 हमारा जो है शियर फोर्स होता है। तो इस तरह से हमारा जो है यहाँ पे कर्तन बल आ गया 146.1 किलोन्यूटन,
यानी 14.1 न्यूटन। ये हमारा कर्तन बल आ गया। अब हम नामन कर्तन पदबल निकाल लें तो नामन कर्तन पदबल टाउ वी इज इक्वल टू वी यू अपान बी इंटू डी, 140 अपान वी यू इंटू डी। डी के मान यहाँ पे 470 पहले से तय है क्योंकि 30 कवर हमारा है, तो ये आ गया हमारा 1.30 न्यूटन। अब हम इसको टाउ भी हमारा इतना आ रहा है, इतना बाह्य प्रभाव आ रहा है। अब देखा जाए इतने में से कितना कंक्रीट सहन कर सकती है, तो टाउसी निकालते हैं, कंक्रीट कर्तन सामर्थ्य टाउसी निकालते हैं। कंक्रीट ग्रेड हमारा 20 है, आलम पर इस्पात का प्रतिशत 5 छड़ों में से तीन छड़ें आलम पे पहुंची हैं, 2 छड़ें बेंटअप हो गई हैं, तो 3 छड़ों के हिसाब से हम निकाल लेंगे AST अपन BD इंटू 100, तो हमारा 0.84% जो हमारा इस्पात का है और 0.84% से टाउसी निकल गया हमारा 0.58 न्यूटन। अब देखा जाए टाउ भी हमारा 1.30 है और टाउसी हमारा इतना है, तो बाह्य प्रभाव अधिक है, सहन नहीं हो पाएगा, तो इसको जो है देखा जाए कैसे सहन करवाना है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे टाउ भी और टाउ से तुलना किया गया, तो टाउ भी हमारा जो है अधिक हुआ 1.30, टाउ सी 0.58, अतः धरण में कर्तन प्रवण की आवश्यकता है, यानी बाह्य प्रभाव अधिक है, उस बाह्य प्रभाव में से कंक्रीट जो है 0.58 का ही सहन कर पाएगी, तो शेष के लिए हमें कर्तन प्रवण की व्यवस्था करनी है। तो निकालें शुद्ध कर्तन बल कितना है जिसके लिए व्यवस्था करनी है। शुद्ध कर्तन बल वी नेट इज इक्वल टू वी यू जो बाह्य प्रभाव है कितना उसमें कंक्रीट सहन कर सकती है, तो 40.3 मैं इसे टाउ सी इंटू बी डी कंक्रीट सामर्थ्य प्रतिबल क्षेत्रफल, प्रतिबल टाउ सी है, प्रतिबल और कंक्रीट क्षेत्रफल, तो बल इज इक्वल इसका हो गया, तो बल कितना हुआ इसका कंक्रीट का 0.58 240 और इस तरह से शेष हमारा बचा कितना 80,676 न्यूटन हमारा बल बचा है, जिसमें हमें आधा बेंटअप बार को देना है, आधा हमें छल्लों को देना है, ये प्रक्रिया पता आप लोगों को है। तो ये सब आपको लिखना है, ना लिखे तब भी चल जाएगा, लेकिन हम आपको लिख के समझा रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से जो है 50% बंटवारा कर देंगे। तो बंटवारा करने से पहले देखें नट छड़ कितनी सामर्थ्य है, नट छड़ की सामर्थ्य, तो नट छड़ की सामर्थ्य फॉर्मूला पता है, 2 छड़े यहाँ पे, 2 छड़े यहाँ लिखा हुआ है। इस तरह से हमारा नट छड़ की सामर्थ्य आ गई 160,328.96, यानी इतनी अकेले बेंटअप भार क्षमता रखती है, यानी बेंटअप बार को हमें मात्र 40,000 ही देना है, लेकिन है कितना क्षमता उसकी 1,60,000 क्षमता उसकी सहन करने की है लगभग, तो आधा आराम सहन कर लेगा, 40 आराम सहन कर लेगा। तो इस तरह से हम बेंटअप बार से जो है टेंशन फ्री हो गए। अब जो है हम लोग शेष आधे के लिए जो है हम आएंगे और उसको छल्लों के द्वारा व्यवस्था करवाएंगे, तो आधे बल के छल्लों की व्यवस्था करेंगे, तो वी नेट के 50% के लिए छल्लों की व्यवस्था। छल्लों की व्यवस्था में आप लोग कोई उचित व्यास का छड़ मान लीजिए, छल्ला मान लीजिए, 2 टांग का छल्ला मान के हम 6 mm फाई 415 का छल्ला मान के, अंतराल के लिए 4 तरीका होता है पता आप लोगों को। पहला अंतराल हमारा हो गया VS इज इक्वल टू ASB 0.87 D/S से अंतराल निकाला, हमारा एक अंतराल आ गया 237.77। दूसरा अंतराल हमारा इसे निकालेंगे ASB इज इक्वल टू 0.4 VS अपन 0.87 रखा हमने, तो हमारा जो है इसका अंतराल आ गया 212.5 है। तीसरा अंतराल IS कोड से निकालेंगे, IS कोड से अंतराल जो निकला हमारा वो 0.75 D अथवा 300 mm, तो यहाँ निकाला हमने, तो हमारा जो है आ गया यहाँ पे 352.5 अथवा 300। इस प्रकार से एक अंतराल यहाँ पे, एक अंतराल यहाँ पे, एक अंतराल यहाँ पे, एक अंतराल, 4 अंतराल निकला। इन चारों में सबसे न्यूनतम अंतराल 212 है, 212 तो हम लेंगे नहीं, 210 एक पूर्णांक वैल्यू होगी, और तो धन पूर्ण लंबाई में 210 के अंतराल पे छल्लों की व्यवस्था कर दी जाएगी। इस तरह से आप लोग भी जो है कोई पूर्णांक वैल्यू लेके ऊपर नीचे का हम तय कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा जो है छल्लों की जांच, कर्तन में जांच, और कर्तन जांच में हमारा जो है इसको हमने बैलेंस कर दिया, सुरक्षित कर दिया। अब आते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप में विकास लंबाई की जांच। विकास लंबाई की जांच कैसे की जाती है देखा जाए। विकास लंबाई की जांच के लिए जो है यहाँ पे फॉर्मूला जैसे बताया, सूत्र संतुष्ट होना चाहिए, LD इज लेस देन इज इक्वल टू 1.3 m/v प्लस LO। LD का मान निकाल लिया, फाई 0.87 FY अपन 4 टाउ BD, तो फाई 0.87 FY अपन 4 टाउ BD का मान 40 दे के रख के ये हमारा आ गया 27 फाई LD की वैल्यू। अब यहाँ जो राइट साइड में जो हमारा वैल्यू है इसको रखना है M1 की वैल्यू। M1 होता है क्या है, आलम पर तनन इस्पात का प्रतिरोधी आघूर्ण, यानी इस तनन इस्पात का प्रतिरोधी आघूर्ण आलम पे कितने छड़े पहुंची हैं, 3 छड़ पहुंची है, और तनन से प्रतिरोधी आघूर्ण होता है कितना है T × Z, प्रतिबल क्षेत्रफल उत्तोलक भुजा। तो प्रतिबल क्षेत्रफल और उत्तोलक भुजा।
यहाँ उत्तोलक भुजा जो कि डबल रेनफोर्स बीम है, उत्तोलक भुजा 3 होता है, तो हम एक एवरेज वैल्यू जो है जेड का 0.9D लेते हैं, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है 0.87 FY और यहाँ पे AST कितना छड़ पहुंची है, 3 छड़ पहुंची है, अगुड़े 0.9 इंटू डी। जेड की वैल्यू हमेशा वही लेंगे, जो जेड यहाँ पे Z1 Z2 Z3 होता है डबल रेनफोर्स बीम में, तो कौन जेड लेंगे, क्लियर नहीं होता, इसलिए हम एक जो है एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। इस तरह से अमोन की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। V1 वैल्यू आपको पहले से निकला हुआ है। एलो कितना होता है, एलो हमारा इसको बोलते हैं एंकोरेज लेंथ या स्थिरण लंबाई, 12 फाई अथवा डी जो अधिक हो। 12 फाई वैल्यू 40 आया, इसकी वैल्यू 17 आया, 470 ले लेंगे। अब इसको हम अपने समीकरण रखेंगे, समीकरण रख देंगे। रखने के बाद हम देखेंगे तो हमारा जो है लेफ्ट साइड 20 है, फाई वैल्यू 20 है, आई हमारे राइट से बच जो है 37.24। आई समीकरण भी होना चाहिए। समीकरण संतुष्ट होने के लिए आपको बताया गया था पहले ही कि आपका राइट साइड बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो राइट साइड हमारा ऑलरेडी बड़ा हो रहा है, 20 छोटा है और राइट साइड हमारा 37 से बड़ा हो रहा है, अतः समीकरण संतुष्ट हो रहा है, अतः विकास लंबाई में धन सुरक्षित है। इस तरह से आप जो है सब जांच भी कर लिए और आगे जो है हम ड्राइंग बना लेंगे। इसकी ड्राइंग आपको बनाना आता है, इस तरह से आप जो है ड्राइंग बना लेंगे और हमारा जो है प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है इस प्रश्न को हल करेंगे और ये हमारा जो है डबल रेनफोर्स्ड बीम का लास्ट पॉइंट था। आगे जो है आप लोगों को नया अध्याय शुरू किया जाएगा स्लैब। तो आप इसमें जितने प्रश्नावली का प्रश्न है हल कर लीजिए और जो भी प्रश्न बनता है नहीं आता समझ में उसको बताइए। धन्यवाद।